हाय हेलो, मैं हूं आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई। आप सब दर्शकों का, श्रोताओं का और मेरे दीवानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है यूट्यूब चैनल टोपी वाला ब्लॉगर भाई में। जी हाँ, यूजीसी पर घमासान मचा हुआ है। देश में कहीं कोई विरोध कर रहा है तो कोई वाहवाही कर रहा है। इसी संबंध में मैं राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ कहिए या सीनियर राजनेता कहिए या जिलाध्यक्ष कहिए या बहुत अनुभवी कहिए, राजनीति से संबंध रखने वाले जिलाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश यादव जी, जो कि ओबीसी पिछड़ा विभाग के जिलाध्यक्ष भी हैं आजमगढ़ से, कांग्रेस पार्टी के, मुझे कुछ ही दूर पर दिख रहे हैं। और इस चैनल पे शायद दूसरा तीसरा वीडियो उनका ब्लॉग के रूप में अपलोड होने जा रहा है। तो आप लोग धैर्य बना के रखें। बहुत ज्ञान की बातें करते हैं और निष्पक्ष अपनी बात रखते हैं। बहुत सारा अच्छा कमेंट आता है और बहुत फ़ोन करके लोग भी कहते हैं कि ये सवाल बाकी रह गया, ये सवाल नेक्स्ट इंटरव्यू में आप पूछ लीजिएगा, साक्षात्कार में। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। आप तो हमारे गार्जियन हैं, आप हमें सजेस्ट करते रहेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें। और चलते हैं नेताजी के पास। अध्यक्ष जी प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से। जी, यूजीसी का मामला जो है बड़ा सरगर्मी से तेजी से वायरल हो रहा है। इसके विषय पर हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, एकदम से क्लियर की समझ में आ जाए कि यूजीसी क्या है। यूजीसी का अर्थ होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जी। इसके माध्यम से देश के जितने विश्वविद्यालय हैं, जितने महाविद्यालय हैं, स्नातकोत्तर विद्यालय हैं या जितनी उच्च शिक्षाएं हैं, वह संचालित होती है। जी। जिसके लिए वहाँ से नियम निर्धारित होता है कि किस तरीके से शैक्षणिक माहौल होगा और कौन कौन सी व्यवस्थाओं को लागू करके आपको विश्वविद्यालय और विद्यालय चलाना होगा। तो सर्वप्रथम अब आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यह जो कानून है ये आज से नहीं लागू हो रहा है। जी। कानून तो संविधान में है। संविधान में ये कहा गया है कि आप किसी प्रकार से किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी छात्र को आप पढ़ने से रोकेंगे नहीं। जी। किसी महिला पुरुष में आप भेद नहीं करेंगे। किसी धर्म और समुदाय के नाम पर भेद नहीं करेंगे। जी। किसी जाति के नाम से आप सार्वजनिक स्थानों पर या कहीं आप संबोधित नहीं करेंगे। तो ये कानून तो पहले से है। 2026 में इसको वर्तमान सरकार ने लागू करने का जो प्रयास कर रही है, इसके पीछे मात्र एक मकसद है इसका कि सरकार को जातिगत जनगणना से लोगों का ध्यान भटकाना, शंकराचार्य के ऊपर हुए अत्याचार को जिस तरीके से जनता ने इस सरकार को नकारा है, इसकी व्यवस्था को नकारा है, उसको दबाने का कुंठित प्रयास है। ये हमारे लिए और आपके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। यह व्यवस्था पहले से है, लेकिन ऐसे ऐन मौके पर इसको प्रचारित किया जा रहा है। लोगों की सहानुभूति बटोरने का ये प्रयास कर रही है वर्तमान सरकार कि मैं बैकवर्डों और एससी का हितैषी हूं, लेकिन कहीं से भी हितैषी है नहीं। ये देश में इस कानून को प्रचारित करके फॉरवर्ड बैकवर्ड एससी करके शैक्षणिक माहौल भी बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर में ये कौन लोग हैं जो परेशान हैं? गांव का कोई व्यक्ति नहीं परेशान है, पढ़ा लिखा व्यक्ति परेशान नहीं है। ये वही लोग हैं जो
देश में भाईचारा स्थापित नहीं होने देना चाहते। भाई यह कानून लागू होगा तो दिक्कत तो उनको होगी जो लोग इस तरीके के कार्यों में संलिप्त हैं। आम विद्यार्थी तो पढ़ने जाता है, वो शिक्षा लेता है, उसको वहाँ के नियम कानून को पालन करता है, भाईचारा के साथ उठता बैठता है, महिला पुरुष का भेद नहीं करता है, किसी तरह का जातिगत भेद उसके अंदर नहीं होता है। सभी लोग विद्यार्थी एक साथ खेलते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठना बैठना, पढ़ना लिखना और एक दूसरे का सहयोग करना ही विद्यालय के नियमावली में। जो उदंड प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वही लोग माहौल बिगाड़ते हैं, तो उनको दंडित करने का तो हमेशा प्रावधान रहा है। तो इसको अगर थोड़ा सा सख्ती करना चाहती है ये सरकार, तो इसमें हमको विरोध करने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। इसमें इस तरीके की कोई बात नहीं है कि जिससे सवर्ण बच्चों को पढ़ने से रोका जाए। इसमें ये बात जरूर आ रही है कि उनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि इसके माध्यम से अब आवाजें जनता तक जाने लगी कि विश्वविद्यालयों में जो हमारे कुलपति हैं वो आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है, यानी संविधान का पालन नहीं हो रहा है। अब इस आधार पर इनको परेशानी हो रही है। अब जो नियुक्तियां होती थी उसमें भी ये लोग कह देते थे कि ओबीसी एससी के कैटेगरी के बच्चे हमको मिल ही नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि जब पीएचडी यूजीसी का मानक है और उसी जगह से जब डिग्री धारक बच्चे हमारे देश में घूम रहे हैं, विश्वविद्यालय से लेकर के विद्यालय से लेकर के जो नियुक्तियों में आधार होना चाहिए, उस आधार के लिए जो शिक्षा होनी चाहिए उसको सरकार के पास तो आंकड़े हैं। अगर जिस विश्वविद्यालय ने ये लिखा है कि आपके हमारे पास इस मतलब जाति के लोग नहीं मिल रहे हैं, यानी पिछड़े वर्ग के लोग नहीं मिल रहे हैं, एससी के लोग नहीं मिल रहे हैं, तो उनसे ये पूछा जाए कि भैया तुम्हारे पास आरक्षित सीटों के लिए आवेदन आया है कि नहीं आया है। अगर आरक्षित सीटों के लिए फार्म नहीं भरा गया तो आप उसको डिक्लेयर कैसे कर दिए, अब क्यों नहीं भरा गया? तो ये चीजें रोकने के लिए एक छत्र राज था कुछ लोगों का, कथित लोगों का, तथाकथित लोगों का कुछ एक तरह से राज चल रहा था विश्वविद्यालयों पर। तो इसको लागू होने से थोड़ा सा बैकवर्ड के लोगों को और एससी के लोगों को सहारा मिलेगा और उन कमजोर लोगों को मिलेगा जिनके साथ कुछ परसेंटेज लोग, मैं नहीं समझता कि सवर्ण बिरादरी के सारे लोग कहीं भी शोषण करते हैं या किसी प्रकार से यह चाहते हैं कि समाज में दुर्भावना रहे। तो ये निश्चित रूप से ये समाज हित में होना चाहिए। और ये वही लोग हल्ला गदर मचा रहे हैं टीवी पर बैठ करके, सड़कों पर जा करके, जो लोग नफरत फैलाने वाले लोग, जो जातिवाद के नाम पर एक तरह से किसी क्षेत्र पे कब्जा किए। टीवी चैनलों को देख लीजिए, अखबार को देख लीजिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को देख लीजिए, बड़े बड़े विद्यालयों को देख लीजिए, जो समाज सेवा के नाम पर ये अपना एक साम्राज्य तो खड़ा करते हैं जी, लेकिन समाजवाद उसमें स्थापित नहीं होने देते हैं, उसमें एक वर्ग विशेष की स्थापना करते हैं। वो जो देश सेवा और क्षेत्र सेवा की बात करते हैं, वहीं से वो अपने धन को अर्जित करते हैं, अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं, अपने लोगों को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाते हैं। और उनको लग रहा है कि अगर ये कानून लागू होगा तो शायद बैकवर्ड एससी के लोगों को या दलित शोषित समाज के लोगों को, वंचित समाज के लोगों को इसमें अवसर मिलेगा, इसलिए ये मचा रहे हैं। अभी आप धर्म में देखिए, धर्म की चर्चा करेंगे लोग, वहाँ भी कहेंगे कि यादव कहीं वो नहीं हो सकता है, प्रवचन करता नहीं हो सकता है, पूजा नहीं करा सकता, कर्मकांड नहीं करा सकता, एससी के लोग कर्मकांड नहीं करा सकते। वहाँ भी इनका सदियों से आरक्षण है, वहाँ भी आपको वो स्थापित नहीं होने देंगे। वहाँ आपको रखेंगे किस लिए
झाड़ू लगाने के लिए, टाट बिछाने के लिए, लकड़ी चीरने के लिए, खाना बनाने के लिए, प्रवचन सुन के उनको पैसा दीजिए, उसके लिए रखेंगे। दक्षिणा लेने वाले कौन लोग हैं? हमारा गरीब तबके के लोग, चाहे वो किसी समुदाय से हो, किसी जाति से हो, वो इनको केवल आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। मिलता क्या? जो प्रवचन करता है वही तो कहता है कि माया मोह त्याग दीजिए, और अपने एसी में बैठ करके ऊपर सबको प्रवचन देता है। उसको अगर आप दक्षिणा नहीं दीजिए तो आपको आशीर्वाद भी नहीं देगा। तो ये एक साजिश करता लोग हैं, देश के संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, देश की सरकार की बातों को हमेशा सिरे से खारिज करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस तरीके की व्यवस्था बना रखा था कि अगर वही दोष अगर कोई राजपूत कर रहा हो, वही दोष अपराध कोई अगर यादव कर रहा हो, कोई पिछड़ी जात के समुदाय के लोग कर रहे हो, एससी जात के लोगों के समुदाय के लोग कर रहे हों, तो उनको फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन सेम अपराध अगर कोई ब्राह्मण कर देता है तो उसको सर मुड़ा करके केवल गांव में घुमा करके दंडित करके दूसरे राज्यों में छोड़ दिया जाए। तो ये वही लोग हैं, ये समाज में किसी प्रकार से भाईचारा स्थापित करने वाले लोग नहीं हैं, ये समाज को बांटने वाले लोग हैं। वही लोग विरोध कर रहे हैं। कोई भी शिक्षित समाज का व्यक्ति, सभ्य समाज का मानने वाला व्यक्ति, वो चाहे किसी भी जाति समुदाय से होगा, किसी भी राज्य का होगा, वह कानून, किसी कानून को बनने से उसको घबराहट नहीं होती है। घबराहट होती है उसको नहीं मानने वाले लोगों को। इसलिए यूजीसी जो 2026 का कानून है, ये मेरा मानना जहाँ तक है, मेरा मानना है कि ये सरकार केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को शिक्षा से दूर रखने के लिए, लोगों के माहौल में इस तरीके की खाई बनाने के लिए एक नया ढोंग रचने का काम कर रही है। और इससे किसी भी सवर्ण जाति के लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराने की आवश्यकता उन सभी लोगों को है, चाहे वो किसी जात, किसी समुदाय, किसी बिरादरी से बिलोंग करने वाले लोग हों। जो लोग देश के संविधान को नहीं मानते हैं, देश के कानून को नहीं मानते हैं, उन्हीं लोगों को इससे परेशानी होगी। यूजीसी ऐसा कुछ तो उसमें है नहीं जिससे आपको लगे कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है। अगर अत्याचार होगा किसी समाज के साथ तो हम लोग तो उस समाज के भी साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई अहित नहीं है देश का। और मैं आप सभी से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो निराधार विरोध कर रहे हैं, उनकी बातों पर देश की आम जनता को आने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कानून तो हर तरह के हैं, लेकिन जो अपराधी हैं वो अपराध करते रहते हैं, दंडित होते रहते हैं, देश में कानून नए आते रहते हैं। ये एक सत्ता की प्रक्रिया है, वो उस तरीके से चलता रहेगा। और यूजीसी मतलब केवल यह है कि उस माहौल को रैंकिंग होती थी बड़े बड़े विद्यालयों में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में। गरीब तबके के लोग जाते हैं, फटे पुराने कपड़े पहन करके जाते हैं, वहाँ टाई सूट वाले लोग रहते हैं, तो अपने साथ उनको बैठने नहीं देना चाहते हैं, उनको साथ अपने बराबरी के टेबल पे बैठने नहीं देना चाहते हैं। तो वो लोग तरह तरह से हथकंडा अपनाते रहते हैं कि किसी ना किसी तरह से इसको टार्चर किया जाए, ये विश्वविद्यालय छोड़ के भाग जाए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। तो जैसे अभी देखिए बीएचयू का ही मामला चल रहा है। तमाम छात्राओं ने आरोप लगाया है कि हम लोगों को उपस्थित होने के बाद भी किसी न किसी बहाने बाहर कर दिया जाता है, वेट करने के लिए कहा जाता है, और आज तक हम लोगों को वो स्थान नहीं दिया गया। जो हमसे कम अंक पाने वाले विद्यार्थी हैं, अगर उनके स्वजाति हैं या उनसे मिले जुले लोग हैं, तो उनको विश्वविद्यालय दिया जाता है, हम लोगों को बाहर के विद्यालयों में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके का भेदभाव रोकना कोई गुनाह नहीं है, और सरकार को इस पर और सख्ती से इसको लागू करना चाहिए। अब उसमें तरह तरह से अफवाहें फैला करके लोगों को गुमराह करने का काम हो रहा है।
ये बीजेपी के पोषित लोग हैं। वो चाहते हैं कि देश में इस तरीके का माहौल रहे, देश क्षेत्र में इस तरीके का माहौल रहे कि एक दूसरे से लोग भाईचारा के साथ एक साथ उठना बैठना न कर पाए। शिक्षा पे एक अधिकार था लोगों का, उसको संविधान के दायरे में रख करके लोगों ने उसको धीरे धीरे समाप्त किया। ओबीसी एससी के बच्चों को आप एक नॉट फॉर सुटेबल कर करके आप निकालते थे, उसको समाप्त करने की जब प्रक्रिया आ रही है, एक सीट पर आपके 100 बच्चे जा रहे हैं और इसके बाद भी आप लिख रहे हो कि हमको हमारे उपयोगी विद्यार्थी नहीं मिल पाए, तो कहीं ना कहीं आप भेदभाव करते हो, कहीं ना कहीं आप अत्याचार करते हो। तो इन चीज़ों को रोकने का अगर सरकार प्रयास कर रही है तो उसके साथ आप समर्थन में आना चाहिए सबको। अगर जिस तरीके से आप तांडव कर रहे हो, एक कोई अधिकारी हैं जो इन्होंने अभी त्याग पत्र दिया है, उनके भाई ने बयान दिया है कि इसकी फर्जी डिग्री है, तो आप तो उसको तो डर लगेगी। तुम फर्जी डिग्री लेकर के नौकरी कर रहे हो कि आदमी का हक मार रहे हो, तो तुम तो डरोगे ही। जो लोग वहां हैं वो अपना काम कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हो तो गलत का साथ थोड़ी कोई देता है। एक लोग हैं विधानसभा लोकसभा लड़ने के लिए त्याग पत्र दे रहे हैं, नजदीक उनको चुनाव दिखाई दे रहा है। तो ये ड्रामेबाजी है, स्टैंड है उनका, अपने पैसों को बचाने के लिए इस तरीके का ड्रामा कर रहे हैं कि सरकारें हमारे तरफ ध्यान न दें। टोटल इनका इस तरीके का अनर्गल प्रलाप निश्चित रूप से निंदनीय है। अब रहा सवाल कि जब एक बुनकर का बेटा, एक दलित का बेटा, एक शोषित मजदूर का बेटा, एक खेती किसानी में काम करने का बेटा, उसके परिवार के बच्चे जब विद्यालयों में जा रहे हैं, हमारी सरकारें इस तरीके की पॉलिसी लाती थी कि जो बच्चा एकदम गरीब से गरीब परिवार का हो उसको स्कॉलरशिप दे करके अच्छी से अच्छी शिक्षा दे करके उसको मुख्यधारा में लाया जाए, देश के दायरे में रखा जाए, उसको देश दुनिया के साथ उठने बैठने का मौका दिया जाए। तो इस तरीके के लोगों को कष्ट होता है कि उनका विकलांग बच्चा भी आपके प्रतिभाशाली व्यक्ति के हक को मार करके बैठ जाता था। आपको कई ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, कि जो उसके योग्य नहीं है और योग्य व्यक्ति रोड पर घूम रहा है, अयोग्य व्यक्ति उस सर्विस को कर रहा है, सेवाएं दे रहा है। कई जगह ऐसा भी देखने को मिला है, मैं नहीं चाहूँगा नाम लेकर के बता दूं, कि उनकी तनख्वाह भी नहीं वो लोग बता पाते हैं मेरी कितनी तनख्वाह है, वो शिक्षक भी हैं। अगर जांच इस तरीके से होना शुरू हो जाएगा तो उन बेचारों की तो चली जाएगी, समस्या हो जाएगी उनके लिए। तो ये इस तरीके से लोगों ने जो एक देश का माहौल बना रखा था, उससे अगर छुटकारा दिलाना चाहती है सरकार तो ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इनका मात्र एक नाटक है, देश और प्रदेश की सत्ता बचाए रखने के लिए, लोगों के बीच में भ्रम फैलाने के लिए, अपने कुकृतियों को दबाने के लिए। जो यह सरकार बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्रों में जो नहीं अच्छे काम कर पा रही है, विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं हो पा रही है या उसमें शैक्षणिक माहौल नहीं बना पा रही है, तो उन सारी चीज़ों को दबाने के लिए आपका जो इस समय राष्ट्रीय स्तर पे गिरावट आ रही है हमारे अर्थव्यवस्था में, उसको दबाने के लिए जिन धर्मों के नाम पर इनकी सरकारें बनी, उन्हीं शंकराचार्यों को गंगा जी में स्नान करने से आप रोक रहे हो, उनके शिष्यों के साथ आप लाठीचार्ज कर रहे हो, उनकी चोटी पकड़ करके खींच करके उनको अपमानित करने का काम कर रहे हो। इस पे जनता आंदोलित हो रही थी, जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि हम गरीबों के हितैषी हैं, दलितों के हितैषी हैं, इस तरीके के कानून ला करके आपको बच्चों को हम अवसर देना चाहते हैं। ये केवल एक नाटक है और इस नाटक के माध्यम से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास है। इसलिए हमें सावधान होने की आवश्यकता है। ओबीसी एससी के लोगों को किसी प्रकार से ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करना है जो आपको बरगला करके अपने उल्लू को सीधा करना चाहते हैं। देश हित में जो संभव है सब तरह से हम लोग इसको पालन करेंगे, उसके साथ रहेंगे।
नौजवान छात्र हमारा अगर जिस तरीके से यूजीसी के नाम पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे नारेबाजी कर रहे हैं, विश्वविद्यालयों में उटपटांग कार्य कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से ओबीसी और एससी के बच्चे अगर रोड पर आ गए तो मुझे लगता है कि देश को संभालना दुश्वार हो जाएगा। हम तो अत्याचार को सहन करके चाहते हैं कि देश उन्नति के रास्ते पर। सदियों सदियों आपने शोषण किया है, अगर आपका शोषण थोड़ा सा हट रहा है तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? सवाल ये बन रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, राजनीति तो होना है और होती रही है, होना चाहिए, लेकिन क्या सभी दल जो है कि जाति और धर्म को मुद्दा बना के राजनीति कर रही हैं, तो कितना लाभकारी, कितना हानिकारक, कितना विध्वंसक हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए साबित होगा? इस पर कुछ हमारे दर्शकों को राय दीजिए अपनी। देखिए, जातिगत राजनीति किसी भी तरह से देश के हित में नहीं है जी। जातिगत राजनीति की आवश्यकता क्यों पड़ती, क्यों पड़ी? नौकरियों में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग धंधों के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों में, जब देश के कुछ लोगों को, कुछ विकसित लोग अपने को जो फॉरवर्ड कहते हैं, उनके साथ भेदभाव करना प्रारंभ किए कि ये अमुक व्यक्ति है, मतलब ये फला बिरादरी का है, ये फला बिरादरी का है, ये फला बिरादरी का है, ये फला समुदाय से आता है, फला जाति से आता है, उनका किसी का छूना खाना है, किसी का छूना नहीं खाना है, किसी के चारपाई पे बैठने देना है, किसी को चारपाई पे नहीं बैठने देना है। इस तरीके का जब इन लोगों ने विभेद किया तो शिक्षित समाज के लोगों ने अपनी जातियों को आंदोलित किया और जातिगत राजनीति वहां से पैदा हुई। लेकिन सबका उद्देश्य होता है राष्ट्रहित। जाति की बात करने वाला भी व्यक्ति यही करता है कि आप हमारे समुदाय से बिलोंग करते हो, आप एक को मुखिया मानो और उसके साथ एक संगठित होकर के आप राष्ट्र की बात करो, अपने अधिकार की बात करो, अपनी शिक्षा की बात करो, अपनी नौकरी की बात करो, अपने जीविका की बात करो, समानता और समता, बंधुत्व और भाईचारा की बात करो। जात की राजनीति घातक नहीं है। जात की राजनीति केवल उन लोगों के लिए घातक है जो जाति के नाम पर अपना वर्चस्व कायम करके इस हिंदुस्तान को बांटने का काम करते थे। और जाति की नाम, हम लोग जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, यहाँ तो जात शब्द भी नहीं, यहाँ तो हिंदुस्तान है, भारत है, भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं। हिंदू मुस्लिम तो बाद में बात आती है। जब इन लोगों ने इस विभेद को पैदा किया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये इस जाति का है, उस जाति का है, तो उस पे कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम भारतवासी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग भाई भाई हैं, यहाँ कोई देश नहीं है। यहाँ आप अपने देश से बाहर निकलते हैं तो केवल एक शब्द लिखा जाता है, इंडिया। वहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा जाता कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, फलाना है। दूसरा व्यक्ति जब आपसे बात करता है तो यही कहता है कि आप इंडियन हैं। ये नहीं कहता कि आप यादव हैं, राजपूत हैं, सिंह हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, तिवारी जी हैं, मिश्रा जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ हिंदुस्तान होता है और हिंदुस्तान एकता का नाम है। हिंदुस्तान भारत का प्रत्येक व्यक्ति का नाम है, ये किसी समुदाय का नाम नहीं है। तो हम मानते हैं और सबको मानना चाहिए कि विभिन्न जातियों में बंटने के बाद भी सबका एक ही उद्देश्य होता है, राष्ट्र का विकास, देश में सर्वोत्तम शिक्षा, और देश में भाईचारा और एकता का ही पैगाम है जाति। और हमारे संविधान में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी लिखा कि कहा है, मानना था उनका भी कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और इसके बाद संघर्ष करो। तो वर्ग संघर्ष की बात नहीं कहा है उन्होंने राष्ट्र के विकास की बात किया है। उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठ करके देश को माना है, देश के लिए संघर्ष करने की बात किया है, विकास के लिए संघर्ष करने की बात किया है। तो
फ्री शिक्षा, फ्री दवाई, फ्री पढ़ाई, ये तो हमारे संविधान में है। जो लोग वंचित समाज के लोग हैं उनके लिए व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था को लागू करना चाहिए सरकार को। लेकिन जितना होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, ये केवल दिखावा है। आप देखते रहिए, ये तो कानून पहले 2013 में भी आया था, उसके भी पहले कानून था कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, वही तो हो रहा है। और क्या नया कुछ इसमें हो गया है? ये केवल भ्रम फैला करके लोगों को बीजेपी की तरफ लाने का कुंठित प्रयास है। लेकिन जनता, हमारे देश की जागरूक जनता है, ये जान चुकी है। आपने केवल धोखा दिया है इस देश की जनता को। आपने हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में घुमाने की बात किया था, और आप साइकिल भी छीनने के प्रयास में हो, मोटरसाइकिल भी छीनने के प्रयास में हो, कार भी छीनने के प्रयास में हो। आपका पेट्रोल 100 रुपया से ऊपर चल रहा है, सोना 1.5 लाख से ऊपर चल रहा है, चांदी 3 लाख तक पहुंच गया। तो आप तो गरीबों से जो चीज़ें हैं जो गरीबों के पास होनी चाहिए, उसकी महंगाई इतना तेजी से बढ़ रही है कि उनके पास वो जा ही नहीं सकता। गरीब माँ बाप, बेटा, परिवार जो अपने बच्चियों की शादी 2-4-5 लाख रुपये में कर देता है, अगर एक शादी पड़ गई, किसी बच्ची की शादी या लड़के की शादी हो, तो वो 10 ग्राम सोना खरीदने में ही उसकी शादी निपट जाती है। तो उससे सबका ध्यान भटकाने मात्र के लिए ये सरकार चाहती है कि इस तरीके का माहौल बना रहे कि कोई हमसे सवाल जवाब न कर सके। आप मीडिया में देख लीजिए ना, आप लोग मीडिया में जाइए, बड़े चैनल किसके हैं? किसी गरीब आदमी की बात नहीं उठाई जा सकती है। उन्हीं लोगों की बात उठाई जाती है जो समाज के सम्राट लोगों में आते हैं। या आप जैसे जो चैनल वाले लोग हैं, जब से यूट्यूब आया है और तमाम चीज़ें आई हैं, सोशल मीडिया का दौर आया है, तो आज आम आदमी भी अपनी बात को उठा लेता है। लेकिन बड़े लोग वहीं उसका काट ऐसा रखेंगे कि लगेगा कि ये तो वही अपराधी है। तो चैनलों को लोगों ने, माननीय कांसी राम जी ने कहा था कि अखबार पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि ये उद्योगपतियों का अखबार है, इसमें आपके हित की बात कुछ नहीं होती है। ऐसे बड़े विद्वानों ने माना इस बात को। अखबार की तरफ अगर आप जाओगे तो निश्चित रूप से आपकी बात दब जाएगी। आप संगठित होकर के संघर्ष करो, अपनी बात को सत्ता तक पहुंचाओ। तो ये मीडिया के लोग जो चिल्ला रहे हैं वो वही लोग हैं जो आरक्षण का रोज विरोध करते थे, टीवी चैनलों पे लोगों को बैठा करके। आरक्षण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कभी नहीं बताया कि हम धर्म पर एक छत्र हमारा आरक्षण है, विश्वविद्यालयों में हमारा एक छत्र आरक्षण है। कोर्ट में अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वहाँ आप जो सरकारी वकील होते हैं लोगों का पक्ष रखने के लिए, आप उसकी सूची निकाल के देख लीजिए ना कि कितने % लोग SC OBC के हैं। जो उसमें जो जज होते थे वो परिवारवाद के नाम पर ही तो रखे जाते थे। तो नियुक्तियां जो होती हैं वो बिल्कुल परिवारवाद पे होती हैं। तो इन चीज़ों पे जिनका एक छत्र राज था, जब देश में कानून का राज आएगा तो इनकी परेशानियां बढ़ेंगी। ये रोड पर आएंगे, आपके हकमारी करने वाले लोग हैं, ये जनता को गुमराह करके अपनी सत्ता पे रहने वाले लोग हैं। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि किसी प्रकार का इनके बहकावे में न आए। यह केवल आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट। जी हाँ, आपने देखा, श्री ओम प्रकाश जी को सुना और उनसे UGC के विषय पर मैंने तमाम सवाल किया। आपने सुना, आपको कैसा लगा ये साक्षात्कार, और तमाम बातें आप जो है कि कमेंट करके कमेंट में हमें बताएं। हमारी गलतियों को आप बताएं, हमारे गार्जियन हैं आप, हम उसमें सुधार करेंगे। और नेताजी से क्या गलती हुई है उसको भी आप कमेंट में लिखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग ही सपोर्ट करेंगे तो जो है कि चैनल बड़ा वाला चैनल बनेगा। और ऐसे ही देश दुनिया की बातों के साथ, गांव देहात के बातों के साथ टोपी वाला ब्लॉगर भाई यूट्यूब चैनल पर जो है कि अपलोड करते रहूँगा। और हर वीडियो में जैसे मैं कहता हूँ विदाई के वक्त कि
टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।